कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी बंसल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियो। So, what is nutrition? It is a process by which an organism obtains and uses food to support life. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है और फिर वो उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है जीने के लिए, अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। हमने पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या है? अ प्रोसेस इन विच दीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग वाटर, मिनरल्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, ये चार चीज़ों का यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, बट एनिमल्स कैन नॉट। बट एनिमल्स जो है वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स कहाँ से लेते हैं अपना फूड? प्लांट से लेते हैं। ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो वो अपना खाना डायरेक्ट प्लांट से ले लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली लेते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको खा के। जैसे कि लायन ने गोट को खा लिया, गोट ने क्या खाई? ग्रास, और लायन ने किसको खा लिया? गोट को खा लिया। ठीक है, तो वो प्लांट्स खा रही है, प्लांट खा रही है गोट, तो ऐसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या खा के? एनिमल्स जो प्लांट्स को खा रहे हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, जैसे कि जो आपके ओमनीवोर्स होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जो नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं। ठीक है, एक होता है कार्निवोर, एक होता है हर्बीवोर, एक होता है ओमनीवोर। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। रिकॉल करो कि सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमें भी मिला के हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, अपने जो बॉडी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और बॉडी के फंक्शन के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि कौन कौन सा हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन। ठीक है, और मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, कैसे हम फूड को इंटेक कर रहे हैं, यानी कि बॉडी में ले रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और फिर बॉडी जो उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है उस कंपोनेंट को फूड के। ठीक है, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। अब आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड किससे बना होता है? बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है ना। उसमें आपको रिकॉल करके बताना है कौन कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स एंड ऑल। ठीक है, द components ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो components ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। These complex substances cannot be utilized as such। और ये जो इतने जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ एडिड होता है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाते एकदम से, बॉडी में एकदम से यूटिलाइज नहीं हो पाते। जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो उसको सिंपल में तोड़ना पड़ता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट करने पड़ते हैं उसके अलग अलग। ठीक है, उसके कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग ब्रोक डाउन करने पड़ते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ, जब हम तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं फूड के वो टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, अब बताए 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके फूड को लेने की। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मोड है, तरीका है फूड को लेने का बॉडी में, वो वेरी करता है, अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स।
जैसे कि जो बीज है, मधुमक्खी वगैरह है और ह्यूमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर सक करती हैं। जो नेक्टर प्लांट्स के अंदर होता है उसको सक कर लेती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो इन्फेंट्स होते हैं, यंग बेबी होते हैं वो, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, मदर्स के मिल्क पे। ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स। स्नेक्स जैसे कि जो पाइथन होते हैं, स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे ऑन। प्रे मतलब शिकार, जिनका वो शिकार करते हैं, जिन एनिमल्स का, स्नेक्स जैसे कि पाइथन है ना, जिनको वो शिकार करते हैं उन्हीं को वो स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं पूरा एनिमल को। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वहीं से जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स उन्हें मिलते हैं तैरते हुए आसपास की जगह पे, उन्हीं से वो फीड कर लेते हैं, उन्हीं को वो खा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate। जो स्टारफिश है वो किस पे फीड करते हैं, उन एनिमल्स पे जिनका क्या होती है, हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। उनकी जो शेल है, आउटर कवरेज है, वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उन पे वो फीड करती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. अब वो क्या करते हैं ना कि स्टारफिश अपना पॉप आउट करते हैं, मतलब बाहर की तरफ स्टमक निकालती है और अपने माउथ से उस सॉफ्ट एनिमल को अंदर की तरफ अपने शेल के अंदर ले लेती है। और फिर जब उसको ले लेती है उसके बाद क्या करती है, वो स्टमक को बाहर मतलब अंदर की साइड लेके अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है पीछे की तरफ, और फिर फूड को वहीं अंदर ही अंदर स्लोली स्लोली डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है उसकी बात की जाए। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम फूड कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और जो अनयूज पार्ट है ना, जो बॉडी यूज़ नहीं कर रही है, वो फूड का जो वो पार्ट है वो डिफिकेटेड मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी इस बात पे वंडर किया है, सोचा है कुछ कि हमारी जो हम फूड खा रहे हैं वो उस बॉडी के अंदर उसका क्या वो हो रहा है, क्या हो रहा है जब हम खाना अंदर लेके जा रहे हैं बॉडी में। ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनल विच बिगिन्स एट द बगल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब ये जो फूड है वो कहाँ पास हो रहा है, कंटिन्यूस कैनल मतलब सीधा सीधा एक कंटिन्यूस कैनल एक जारी है, कहाँ से, जो बिगिन हो रही है, स्टार्ट हो रही है बकल कैविटी यानी कि माउथ से, और एंड हो रही है एनस पे जाके। ठीक है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब ये जो कैनल है ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, जैसे कि ये है एक बॉक्स, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है ना, तो ऐसे कंपार्टमेंट्स में बहुत सारे डिवाइडेड है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये अलग अलग, यहाँ से मैं आपको पहले डायग्राम में दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ से आई बकल कैविटी, राइट, बकल कैविटी आई नहीं मतलब बकल कैविटी ये रही। सो ये फूड पाइप है, यहाँ से आई और ये अलग अलग सेक्शंस में ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गई और लास्ट में कहाँ पे एंड हो रही है, एनस पे। ठीक है। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं, बकल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus। लार्ज इंटेस्टाइन जो किस में जाके एंड हो रही है, रेक्टम में, और फिर है एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या आपको ही नहीं लग रहा है बहुत लंबा पाथ है कि पहले बकल कैविटी फिर ईसोफेगस स्टमक, इतना सारा पाथ उसको जाना पड़ रहा है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म दी एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये जो 6 पार्ट्स हैं, क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल को बना रहे हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट्स। फूड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं जैसे जैसे फूड कहाँ जा रहा है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जा रहा है। जिस कंपार्टमेंट में जा रहा है और मतलब जिसको जो जो नीड है वो उस न्यूट्रिएंट को ले लेंगे और वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, वहीं पे डाइजेस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है। द इनर वॉल्स और कंपार्टमेंट्स क्या है, ये जो 6 हैं। ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ the stomach and the small intestine
and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. जो वॉल है स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर क्या है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो किससे एसोसिएटेड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी में होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, लिवर है ना, लिवर एक ग्लैंड है ना, वो क्या कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियास पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, और ये सब मतलब सब क्या कर रहे हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर रहे हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. अभी हम पढ़ के आए हैं कि डाइजेशन में क्या हो रहा है, ब्रोक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में. ऐसे ही डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, ऐसे जूसेस जो क्या कर रहे हैं, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलर वन में. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. ये जो क्या है, जो digestive tract है, मतलब ये alimentary canal जिसके अंदर ये सारे 6 compartments आ रहे हैं वो, और associated glands जो भी हम पढ़ के आए हैं, salivary gland, liver and pancreas, ये सारे एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा digestive system बना रहे हैं. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम ये पता करेंगे कि अलग अलग जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स है, अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इनमें अलग अलग में क्या क्या हो रहा है. ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे. नाउ ये है माउथ विच इज़ बकल कैविटी, और ये आपकी नोज़ है ना, यहाँ से वो आ रही है विंड पाइप. इसमें तो अभी हम डाइजेशन की बात करें. ईसोफेगस ये है फूड पाइप, और ईसोफेगस वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ये है लिवर, हियर इज़ योर स्टमक, here is gallbladder, here is pancreas and this one is your small intestine. ठीक है, ये इतनी ज़्यादा ये पढ़ोगे पूरी अच्छे से ना, ऐसे 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 करके पूरी कॉइल हुई हुई है ना, देख सकते हो बॉडी में ये है कितनी बड़ी है, देखने में ही लग रही है कितनी बड़ी है, पर लेकिन ये जो कॉइल हुई हुई है ना, उसकी वजह से उसने बहुत कम एरिया कंज्यूम करा हुआ है. ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ऐसे से है, और कहाँ जा रही है, ये रेक्टम में जा रही है, फिर यहाँ पे क्या मतलब ये क्या है, एनस. ठीक है, एनस में जाके एंड हो रही है. स्टार्ट करते हैं हम. द माउथ एंड द बकल कैविटी. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड को हम कैसे ले रहे हैं बॉडी के अंदर, माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू, राइट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. जब हम फूड को बॉडी के अंदर ले रहे हैं माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस उसको क्या कह रहे हैं, इंजेशन. हम इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपनी बॉडी में फूड को ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, इनटेक, राइट. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम अपने फूड को क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से, और फिर उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉल पीसेस में. जो भी कहते हैं ना कि फूड को अच्छे से बाइट करके, मतलब वो च्यू करके खाओ, सो दैट वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस में हो जाए और आप इजली उसको अंदर स्वेलो कर पाओ. ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. हर टूथ जो है वो क्या है, रूटेड है, मतलब अलग अलग सॉकेट्स में, जो गम्स है मसूड़े हैं उसमें क्या है, अलग अलग जगह पर सॉकेट है, फिक्स्ड है. अवर टीथ वैरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारा जो टीथ है वो वैरी है, मतलब अलग अलग है अपीयरेंस में, देखने में, और उसका अलग अलग वो सारे अलग अलग टीथ जो है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उनके अकॉर्डिंग उनको नेम भी दिया हुआ है. ठीक, इसको पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत, एंड परमानेंट टीथ जो आपके लास्ट तक रहते हैं. ठीक है. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो. क्या आपको याद है कि आपके कुछ साल पहले दांत गिरते थे. द first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. जो पहली फर्स्ट सेट मतलब पहली बार जो दांत आते हैं, टीथ ग्रो होते हैं, वो कब होते हैं, इन्फेंसी के दौरान. इन्फेंसी क्या होता है, अ टाइम व्हेन यू आर अ यंग चाइल्ड. ठीक है, अब बेबी, जब आप बेबी होते हो छोटे से, तो आपके पहली बार जब दांत आते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग इन्फेंसी. उस टाइम को क्या बोलते हैं कि इन्फेंसी के टाइम पे आपके जो पहली बार दांत आते हैं. ठीक है, मतलब इन्फेंसी में आते हैं आपके पहली बार दांत. दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. और जब वो पहली बार आ गए फिर उसके बाद कब गिरते हैं, किसके बीच में, कौन सी एज के बीच में, 6 to 8 years के बीच में आपके जब वो पहली बार जो दांत आए होते हैं वो गिरते हैं. These are termed
एज मिल्क टीथ, और उन्हीं टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत, जो आपके कब गिरते हैं, 6 से 8 ईयर्स के बीच में जब गिर जाते हैं, और वो आए कब होते हैं, इन्फेंसी के दौरान, जब आप छोटे बच्चे होते हैं। तो ये फर्स्ट सेट की बात की गई। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। अब जो सेकेंड सेट में जब सेकेंड सेट में दोबारा से आपके मिल्क टीथ गिरने के बाद जो टीथ आते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीजेस। और ये जो परमानेंट टीथ है ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ मतलब हमेशा के लिए रहते हैं, और ये कब गिर जाते हैं, ये जब गिरते हैं जब आप बुढ़े हो जाते हो, या फिर कोई आपको डेंटल डिसीज़ हो जाती है, चॉकलेट वॉकलेट खाने से कीड़े लग गए है ना, उस वजह से ये गिर जाते हैं, ठीक है, नहीं तो ये परमानेंटली रहते हैं आपके। द क्वेश्चन इज, भूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। आपने जो फिगर थी 2.2 जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया था ह्यूमन का, उसमें देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बहुत ज़्यादा कॉइल हुई हुई थी, है ना, वो अलग ही पता चल रहा था कि बहुत लंबी है, बट लेकिन वो क्योंकि कॉइल हुई हुई थी तो हमारी बॉडी के एक पार्ट मतलब उसमें, तो इसलिए वो क्या हो रखी है, वो ये जानना चाहता है, फैसिनेटेड है जानने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो उसने देखी थी, मतलब आपने देखी थी फिगर 2.2 में, ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ जानना चाहता है कि उसकी लेंथ क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैस, क्या आप एक वाइल्ड गैस मतलब आप एक उसके अराउंड अप्रॉक्सीमेट टाइप गैस कर सकते हो कि क्या लेंथ होगी। वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। हमने क्या दी मतलब बुक में कि पेज 16 पे आपको इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ दी गई है। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन अवर बॉडी। ये सोच के देखो कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जब आप देखोगे पेज 16 पे उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, सो वो एक लॉन्ग लेंथ जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एक पार्ट में बॉडी के कैसे एकोमोडेटेड है, रखा हुआ है ना, इतना, और स्मॉल स्पेस ले रहा है, वो बहुत थोड़ी सी जगह ले रहा है, और है कितना लॉन्ग है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यही बताया गया, कितनी लेंथ होगी वो सभी हम देखेंगे ना। उसके बाद रहता है ये आपका जो टीथ के बारे में बताया गया था, जो आगे के होते हैं आपके 4 टीथ उनको बोलते हैं इंसिसर, जो पीछे के मतलब ये वाले जो 2 होते हैं साइड के इनको बोलते हैं कैनाइन, फिर ये वाले 4 जो होते हैं प्री मोलर, एंड लास्ट में आपके जो 3 हैं पेयर ऑफ 3 ये क्या होते हैं, मोलर, ठीक है। और इनके अलग अलग, जैसे इनके नेम अलग अलग हैं ऐसे इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी 2.3। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम ए एंड बी। एक सेकेंड में देख लूँ कुछ छोटा तो नहीं, या ये वाली जो एक्टिविटी है ना ये ऐसी ही है, मतलब ठीक है, ये आपकी एग्ज़ाम वगैरह में पूछी नहीं जाती है, ये आप खुद से करोगे तो आपको हो जाएंगे, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। अब आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जैसे कि यहाँ पे ली गई है, ठीक है, एक एरी और एक एरी टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या डाला है, एक ट्यूब का नाम रखा ए, एक का नाम रखा बी, उसमें ए वाली में आपको पूरी चम्मच भर के बॉइल्ड राइस डालने, ठीक है। उसके बाद इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes। पहली वाली में तो डायरेक्ट बॉइल्ड राइस डालते हैं, दूसरी वाली जो बी है उसमें आपको पूरी चम्मच भर के बॉइल्ड राइस डालने हैं, उनको च्यू करने के बाद, मतलब मुंह में उसको च्यू करने के बाद, चबाने के बाद 3 से 5 मिनट उनको फिर उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ दी टेस्ट ट्यूब्स, और 3 से 4 ml आपको उसमें पानी डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, ए और बी दोनों में। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। पोर मतलब ऐसे ये यूज़ किया जाता है पोर करने के लिए, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको 2 से 3 आपको ड्रॉप डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की, इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इन ईच टेस्ट ट्यूब, हाँ। एंड ऑब्जर्व, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, क्यों टेस्ट ट्यूब में कलर का चेंज आया है, इसमें देखो कितना ब्लू हो गया, इसमें नॉर्मली है, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। क्या हुआ है इसमें, जो सलाइवा है ना हमारे, जब हमने उसको च्यू करा
हमने च्यू करा तो हमारे उसके फूड के साथ जो हमने राइस च्यू करता उसमें क्या हो गया, हमारा सलाइवा भी मिक्स हो गया। और सलाइवा ने क्या करा, ब्रेक डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। और मैंने आपको बताया था कि हमारे बकल कैविटी में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है सलाइवा। और जो सलाइवा क्या हेल्प कर रहा है, ब्रेक डाउन करने में स्टार्च को शुगर में, मतलब स्टार्च को तोड़ रहा है शुगर में। तो यही हुआ, सॉरी ये वाली में नहीं, ये वाली में, क्योंकि बी में रखा था ना हमने तो बॉइल्ड राइस वाला वो च्यू करके, है ना। ए वाली में तो हमने सिंपल बॉइल्ड राइस रख दिए, इसमें हमने जो बी वाली में हमने च्यू करके रखे थे, तो उसमें क्या गया, हमारा सलाइवा भी गया इसके साथ, और उसने क्या करा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। क्योंकि यहाँ पे कोई सलाइवा नहीं था तो इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब यहाँ पे ब्लू हो गया बट लेकिन यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, वहाँ पे जो है स्टार्च जो है शुगर में ब्रेक डाउन हो गया। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। अब ये जो टंग है कहते हैं फ्लैशी सी होती है, मतलब ये पूरे माउथ में जो है ऑल डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, राइट। तो ये फ्लैशी सी होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और किसके साथ अटैच होती है, हमारी जो बकल कैविटी में जो ये मतलब फ्लोर है ना, उसको फ्लोर कहा गया है, उसमें बैक में जो है ये अटैच होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्री होती है और फ्रंट में, मतलब फ्रंट से हम इसको क्या कर सकते हैं, चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मतलब इसको हम मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आपको टंग का फंक्शन पता है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, हमें ये पता है कि हम अपनी, मतलब आपको फंक्शन पता है तो क्या क्या फंक्शन है, हम अपनी टंग को यूज़ करते हैं टॉक करने के लिए, बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। इसके अलावा ये क्या करता है, सलाइवा के साथ हमारी जो टंग है वो मिक्स कर रही है सलाइवा के, मतलब फूड के साथ सलाइवा को। जब हम च्यू कर रहे हैं तो हमारे माउथ में, जैसे हम च्यू कर रहे हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा भी प्रेजेंट है, और हमने फूड लिया है अभी, है ना, माउथ में फूड रखा है, तो वो टंग क्या कर रही है, उसको मिक्स कर रही है और हेल्प कर रहा है स्वेलो करने में फूड को। तो टंग क्या कर रही है, हेल्प कर रही है फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ, और फिर जिससे कि हम उसको अच्छे से स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, और हम टंग से अपने मतलब फूड को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्या होती है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है ना हमारे टंग पे। ठीक है, तो हम टेस्ट भी करते हैं फूड को। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं डिफरेंट टेस्ट को फूड के, है ना, कि सॉर है, बिटर है, स्वीट है, कैसा है। तो टेस्ट बर्ड्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं डिटेक्ट करने में टेस्ट को फूड के। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द, इसको पढ़ेंगे। ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दी। इसमें जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो कलर डिसअपीयर नहीं हुआ, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, ए वाली में हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आया। बट इन बी वाली में क्या हुआ, जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो जो कलर था आयोडीन सॉल्यूशन का वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, है ना, या फिर आप कह सकते हो कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, इफेक्ट शो हुआ, कलर चेंजेस, है ना, कलर डिसअपीयर हो गया, चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ भी कह लो, पर बी वाली में इफेक्ट आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं ब्लू बॉक्स को। स्वीट्स एंड टूथ डीके। अब टूथ डीके क्या होता है, दांत का सड़ना। ठीक है, जब जो दांत है आपका सड़ने लग जाता है, दैट इज नोन है टूथ डीके, जब दांत खराब हो जाता है। स्वीट्स तो आपको पता ही है। नॉर्मल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, पर लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि आप सोचोगे माउथ में है तो वो पेट में भी जा सकता है ना, और इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अब अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करेंगे या फिर अपने माउथ को क्लीन, टीथ और माउथ को क्लीन नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो क्या होने लग जाएंगे, जी मतलब ग्रो होने लग जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें साफ़ नहीं करेंगे ना, टीथ क्लीन नहीं करेंगे, माउथ क्लीन नहीं करेंगे, सो उन बैक्टीरिया को मारेंगे नहीं। तो क्या होगा, अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो वो बहुत क्या होने लग जाएंगे, ग्रो होने लग जाएंगे, और बहुत सारे और ग्रो हो जाएंगे। These
बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, शुगर को तोड़ देते हैं। जो हमारे फूड है, हमने जो फूड खाया उसमें जो भी शुगर प्रेजेंट होगी उसको तोड़ देंगे, और उसको तोड़ने के बाद क्या करेंगे, कुछ एसिड्स रिलीज करेंगे। एसिड्स के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, बस इतना समझ लो। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और एसिड्स क्या करेंगे, अब ये जो एसिड्स माउथ में रिलीज कर दिए गए हैं बैक्टीरिया के द्वारा, ये धीरे धीरे दांतों को डैमेज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसको क्या कहेंगे, टूथ डीके कहेंगे। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको हम टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे, इट कॉजेज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। और अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, टूथ एक मतलब दांतों में दर्द होगा, और अगर एक्सट्रीम केस हो गया मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, केस बढ़ गया, तो उससे टूथ लॉस भी हो सकता है, दांत भी आपका क्या हो सकता है, ख़राब होकर गिर सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके। और जब आप चॉकलेट्स खाते हो, स्वीट्स खाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में शुगर होती है, और शुगर की वजह से क्या होता है, आपका टूथ डीके होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातुन and dental floss। और इसीलिए क्या कहते हैं कि हमें अपने दांतों को क्लीन करना चाहिए ब्रश से या दातुन से, एंड विद अ डेंटल फ्लोस। डेंटल फ्लोस क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, धागा होता है एक स्पेशल टाइप का, विच इज़ मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप फूड पार्टिकल्स। जो क्या करता है, हेल्प करता है, जो दांतों के बीच में, जैसे आपका खाना फंस गया दो दांतों के बीच में, तो उसकी हेल्प से हम उस स्पेशल थ्रेड स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ऐसे नहीं कि दांत में लिया टूट जाएगा, उससे हम बीच के पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और दिन में 2 बार इसको करना चाहिए। दातुन यूज़ कर लो, डेंटल फ्लोस यूज़ कर लो, मतलब डेंटल फ्लोस और ब्रश या दातुन यूज़ करना चाहिए दिन में 2 बार कम से कम। एंड रिंस द माउथ, और रिंस मतलब कुल्ला भी करना चाहिए आफ्टर द मील, आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी अपनी डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट माउथ में नहीं डालना चाहिए। सो यहाँ पे क्या दिखाया गया, ग्रेजुअल डीके ऑफ टूथ, कैसे जो टीथ है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, ठीक है। टूथ मतलब कि एक सिंगल दांत, और टीथ मतलब कि सारे आपके टीथ, ठीक है। और ये देख सकते हो आप पिक्चर में, ये पिक्चर में ये टीथ ठीक है, फिर ये धीरे से ये यहाँ पे टूटना शुरू हुआ, फिर ये और टूट गया, एंड देन ये टूथ जो है वो ब्रोक हो गया, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ। अब क्या होता है, जब आप बहुत जल्दी में खाना खाते हो, या बात करते करते खाते हो, हंसते हुए खाते हो, सो आप क्या करते हो, कफ करते हो, मतलब खांसी आ जाती है आपको, हिकअप्स मानी हिचकी आ जाती है, और अ चॉकिंग सेंसेशन। और चॉकिंग सेंसेशन मतलब गले में कुछ अटकना जैसा हो जाता है, खाते खाते अटकने जैसा आपको फीलिंग होती है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर दी विंड पाइप। और ये कब होता है, जब आपका फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप क्या होती है, जहाँ से आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, और फूड पाइप क्या आती है, जहाँ से आपका खाना अंदर जाता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाई थी ना, नोज से जो आपकी विंड पाइप जा रही थी, और फूड पाइप मतलब सॉरी एक सेकेंड, आपकी देखो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। नोज से विंड पाइप जा रही है, और बकल कैविटी से फूड पाइप जा रही है, और ये एक पॉइंट पे आके मिलती है, उस पॉइंट को एपिग्लॉटिस कहते हैं। सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे मिलती है। और होता क्या है ना, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी विंड पाइप चल रही होती है, पर लेकिन विंड पाइप तो जा ही रही है, सांस तो खाना खाते हुए जा रहा है, बट लेकिन मुंह से जब हम खाना अंदर ले रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा विंड पाइप को कि अब फूड आ रहा है ना, फूड पाइप को समझ आ रहा खाना आ रहा है या फिर ऑक्सीजन आ रहा है, क्या आ रहा है। सो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि अंदर जो है ऑक्सीजन जा रही है, खाना नहीं आएगा। सो उस कन्फ्यूजन में आपका जो खाना है, फूड के पार्टिकल्स हैं, वो विंड पाइप में चले जाते हैं, जिससे कि वजह आपको हिचकी आ जाती है, आप खांसी ले लेते हो, दस्का लग जाता है, ये सब कुछ होता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। और ये जो विंड पाइप है वो क्या करती है, एयर कैरी करती है, मतलब एयर मतलब ऑक्सीजन, राइट। सो वो कहाँ लेके जाती है, नोस्ट्रल से लंग्स पर लेके जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और एडजेसेंट मतलब साथ साथ ही चलती है फूड पाइप के। बट इनसाइड द थ्रॉट के अंदर, थ्रॉट होता है उसके अंदर, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। एयर मतलब कि विंड पाइप है ना, और फूड मतलब कि
फूड पाइप, वो क्या है, कॉमन पैसेज उनका होता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, फिर अगर ये सेम कॉमन पैसेज होता है तो फिर कैसे खाना जो है मतलब प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है कि वो विंड पाइप में ना जा पाए। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वेल्व closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। जब आप जो स्वेलो कर रहे होते हो, खाने को खा रहे होते हो, तो एक फ्लैप लाइक वेल्व होती है जो क्या कर देती है, विंड पाइप के रास्ते को बंद कर देती है कि विंड पाइप अभी यहाँ से कोई वो नहीं जाएगा, अभी फूड पाइप का काम है, तो खाना आ रहा है तो फूड पाइप ही काम करेगी। इसीलिए क्या होता है, फूड जो है वो मतलब फूड पाइप में से फिर वो खाना जा पाता है, ठीक है, उसको विंड पाइप को वो बंद कर देते जिससे कि खाना जा पाए, फूड के पार्टिकल्स विंड पाइप में ना जाए। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि विंड पाइप में आपके खाना के जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो चले गए, वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ, और उस टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो ही हमें की कफ ये सब कुछ चोकिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। अभी आपका रीजन्स ऑफ ये मतलब टंग में कैसे कैसे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं दिया हुआ है, रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स, ठीक है, ये सब आपके क्या है, टेस्ट बड्स हैं। एंड दिस पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये पोजीशन बताइए टेस्ट बड्स की फॉलोइंग एक्टिविटी के थ्रू। सिंपल सी एक्टिविटी है, चलो मैं करा ही देती हूँ। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस and juice of crushed neem leaf of और bitter gourd सॉरी। आपको क्या करना है, सैंपल लेना है। शुगर में क्या हो जाएगा, स्वीट आ जाएगा आपका, है ना, स्वीट फ्लेवर आ जाएगा। कॉमन सॉल्ट में सॉल्टी आ जाएगा, और लेमन जूस में क्या आ जाएगा, सॉर आ जाएगा, खट्टा आ जाएगा, और बिटर गॉड यानी कि करेले में क्या आ जाएगा, बिटर, कड़वा आ जाएगा। सो ये आपके 4 टेस्टेस हो गए। तो अब आपको ये सॉल्यूशन लेना है। ब्लाइंडफोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अब आपको ब्लाइंडफोल्ड मतलब पट्टी बांध देनी है आंखों पे अपने क्लासमेट की, दोस्त वगैरह की, और उससे कहना है अपनी वो जीभ को बाहर निकाले, फ्लैट रखे, बिल्कुल स्ट्रेट रखे। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल, ये बताया गया है कि आपको एक क्लीन टूथपिक लेनी है अब सैम्पल को परफॉर्म करने के लिए। 4 सैम्पल लिए हैं, एक बाय एक अलग अलग एरिया पे टंग के डालने हैं। Ask the classmate which area of the tongue could detect sweet, salty, sweet and bitter substances। अपने क्लासमेट से पूछो कि उसको कहाँ पे स्वीट डिटेक्ट कर पा रहा है, वो उसको मीठा मीठा लग रहा है, कहाँ पे सॉल्टी लग रहा है, कहाँ स्वीट सॉर मतलब कि खट्टा लग रहा है, कहाँ पे बिटर यानी कि कड़वा लग रहा है, ठीक है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6, जैसे कि इसमें दिखाई गई उस तरीके से आप भी उसको लिखो ऑब्जर्वेशंस को जो उसने जैसे से बताया। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स, और अपने दूसरे क्लासमेट के साथ एक्टिविटी रिपीट करो। द फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, द स्वेलो फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब बकल कैविटी से वो कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है फूड, स्वेलो फूड है ना, निगलता हुआ फूड, कैसे मतलब टंग वंग की हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से वो सारा कहाँ जा पा रहा है, ईसोफेगस में पहुँच गया है, जिसके आपको फिगर 2.2 में आपने दिखाई था। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग दी नेक, और ये फूड पाइप कहाँ जा रही है, नेक से यहाँ से जाती हुई स्टमक पे जा रही है, ठीक है। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। पहली ये जानना चाह रही है कि फूड जो अपोजिट, अभी तो हमने कहा कि वो बकल कैविटी से कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, बट लेकिन जब वॉमिटिंग होती है तो अंदर से खाना बाहर आता है, राइट। सो ये कैसे हो पा रहा है कि वॉमिटिंग में अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा पा रहा है खाना। सो अभी देखो आपको दिखाया गया क्या कहते हैं, सॉरी ईसोफेगस है, इसमें फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, एंड दिस इज फूड, ये फूड है ग्रीन ग्रीन वाला, ईसोफेगस एरी, एंड दिस इज योर स्टमक। मूवमेंट ऑफ फूड इन द ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ओके। एंड द चेस्ट, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। मतलब फूड क्या है, पुश हो रहा है, नीचे की तरफ पुश हो रहा है फूड पाइप की वॉल पे, है ना। आप देख सकते हो जो फूड पाइप की वॉल्स हैं, है ना, ये वाली जो वॉल्स हैं, इस पे क्या हो रहा है, फूड जो है पुश हो रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पुश कर दिया जा रहा है जैसे कि वो स्टमक में चला जाए। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट दी एलिमेंट्री कैनाल, ये जो मूवमेंट है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और आपको एलिमेंट्री कैनाल पता है ना। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, अभी हमने पढ़ा था ना। सो और क्या हो रहा है, फूड जो है नीचे की तरफ ऐसे ही कर करके पुश हो रहा है
नीचे की तरफ जा रहा है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय, और अब ये वॉमिट वाली सीन बताया गया है कि वॉमिट में क्या होता है, ठीक है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। जब आपका फूड जो है स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आप ऐसा कुछ खा लेते हो है ना, वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता, तो वो क्या कर देता है, आप उसको वॉमिट आउट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। अब आपको याद करना है कि आपको कब को वॉमिट हुई थी खाना खाने के बाद ही, और क्या रीजंस थे उसके लिए, फिर अपने पेरेंट्स टीचर से डिस्कस करो। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल बैग, इट्स शेप इज़ like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। स्टमक क्या है, थिक वॉल बैग है, उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब मोटी है ना, बैक शेप में है, और शेप कैसी उसकी, फ्लैटेंड जे शेप है, और ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट मतलब चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड एंड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड रिसीव कर रहा है फूड पाइप से, फूड पाइप से डायरेक्ट फूड कहाँ आ रहा है, स्टमक में आ रहा है, ठीक है। ये फिगर थोड़ी मतलब मैंने गलत बनाई है। एट वन एंड, और एक एंड पे, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। एक एंड पे जो स्टमक के फूड पाइप से फूड आ रहा है, और दूसरे एंड पे वो कहाँ जा रहा है, दूसरे एंड जो स्टमक का उससे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। आपने फिगर में देखा था ना, जैसे कि ये है, देखो समझो, ये आपकी फूड पाइप है, यहाँ से एक एंड से जो है स्टमक के फूड आ रहा है, और दूसरे एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। देन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि पेप्सिन, ठीक है। और जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो 3 चीज़ें सिक्रीट करती है, एक तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि पेप्सिन, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो क्या कर रहा है, बचा रहा है स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जो HCl है, आपको इतना रखना है, ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड है ना, डेंजरस एसिड से वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन, म्यूकस, ठीक है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग। और ये जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये क्या कर रहा है, ये एसिड किल कर रहा है, मारा जो भी बैक्टीरिया फूड के साथ आ रहा है ना, बॉडी उसमें स्टमक में जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया आ रहा है उसको HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार रहा है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और स्टमक में वो एक एसिडिक मीडियम बना रहा है। आपने सुना होगा कभी अपने पेरेंट्स को कहते हुए कि पेट में एसिडिटी हो रही है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। एंड हेल्प्स दी डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और HCl क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, HCl बोल रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका हेल्प कर रहा है जो डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि पेप्सिन है वो एक्ट कर पाए, ठीक है, मतलब कि अपना काम कर पाए। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इट्स अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अब जो आपका आंसर था कितनी लेंथ है इसकी, अप्रॉक्सीमेट 7.5 मीटर लंबी है ये, और बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा घूमी हुई है, ठीक है। जब तो ये 7.5 मीटर की जो है ये हमारी बॉडी में छोटी सी जगह में एकोमोडेटेड है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड दी पैनक्रियास। ये कहाँ से सिक्रीशन ले रही है, लिवर से और पैनक्रियास से। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेटेड जूसेस। और इसके अलावा इसकी जो वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी सिक्रीट करती हैं कुछ जूसेस को। द लिवर इज़ द रेडिश ब्राउन gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो हमारे अपर पार्ट में है, एब्डोमेन के राइट साइड पे, ठीक है। एब्डोमेन जो होता है ना उसके राइट साइड पे अपर पार्ट में ऊपर की तरफ जो है लिवर है। इट इज़ द, ये क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। अब एक चीज़ समझना, लिवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस को, ठीक है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सो लिवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस को, और बाइल जूस स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। ये बात यहाँ लिखी गई है, इट सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अभी जो बाइल जो सिक्रीट करा जा रहा है लिवर के द्वारा वो क्या कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डाइजेस्ट करने में फैट्स को।
द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैनक्रियाज हैं वो क्या है, एक लार्ज क्रीम कलर के जो है ग्लैंड है ना, और कहाँ पे लोकेटेड है, स्टमक के जस्ट नीचे। The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and proteins and change them into simpler forms. और जो भी पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर रहा है वो क्या हेल्प कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट कर रहे हैं, उसको सिंपलर उसमें तोड़ रहे हैं, फैट्स और प्रोटीन्स को चेंज कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और इसको सिंपलर वन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ब्लू बॉक्स। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। ये जो वर्किंग है कि स्टमक हमारा कैसे काम करता है, ये डिस्कवर्ड हुआ, खोजा गया एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट, मतलब कि किसी की अनइंटेंशनली, है ना, किसी का इंटेंशन नहीं था, एकदम से एक्सीडेंटली, मतलब जो अनहैपन हो जाता है ना, अनसर्टेन, कुछ सोचा हुआ ना हो, तो एकदम से पता चला कि कैसे हमारा स्टमक है वो काम करता है। इन 1822 अ मैन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शूट गन। अब 1822 में एक मैन जिनका नेम ये है सेंट मार्टिन, वो बैडली मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको एक गन से शूट कर दिया गया था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। और इस बुलेट, जो उनको बुलेट मारी गई थी, उससे क्या हुआ था, उनकी जो चेस्ट की वॉल थी वो सीरियसली मतलब बहुत ही उससे डैमेज हो गई थी और एक स्टमक में एक होल हो गया था। दिख रहा है ना, ये स्टमक है, उसमें एक होल हो गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट। अब वो कहाँ लाए गए, एक अमेरिकन डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर के पास लाए गए जिसका नेम था विलियम बीमॉन्ट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। अब ये जो डॉक्टर थे उन्होंने पेशेंट की, मतलब इनकी तो जान, सेंट मार्टिन की तो जान बचा ली, पर लेकिन वो जो ये होल हो गया था उनके स्टमक में, उसको फिल नहीं कर पाए और उसको बैंडेज लगा के किसी तरह ऐसे ही छोड़ दिया। बीमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मैं इंसान कैसे वो हो गया है, मतलब होल हो गया स्टमक पे, तो मैं देख सकता हूँ कि अंदर स्टमक के क्या है ना, कैसे फंक्शन हो रहा है स्टमक। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मुझे एक वो मिला मौका कि मैं इसको देख सकता हूँ, उस पर स्टडी कर सकता हूँ। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखी, ऑब्जर्व करा कि अंदर क्या हो रहा है स्टमक के। Beaumont found that stomach was churning food। अंदर क्या हो रहा था, फूड चर्न हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था। इट्स वॉल सिक्रीटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसकी जो वॉल्स थी स्टमक की, उन्होंने क्या करा था, एक फ्लूइड सिक्रीट करा था जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि एक एंड जो है ना स्टमक का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। तभी ओपन हो रहा है जब, मतलब उधर की तरफ जा रहा है फूड, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब फूड का डाइजेशन जो है स्टमक के अंदर पूरा हो जा रहा है। ठीक है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शली मतलब नॉट कम्प्लीटली। अब ये जो पूरी तरीके से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो कहाँ जा रहा है, स्टमक से लोअर पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के, वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जहाँ पर ये जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं, मतलब जूस है, वो क्या कर रहा है, अपना पूरा डाइजेशन कर रहा है, सारे जो कंपोनेंट्स है फूड के उनका डाइजेशन कर रहा है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये इंटेस्टिनल जूस है वो। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू दीज सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूट रहे हैं सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट्स जो है वो फैटी एसिड में टूट रहा है, ग्लाइसरॉल में टूट रहा है, प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड में टूट रहे हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कैसे जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अभी जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल, जो ब्लड जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड ही है हमारे ट्रांसपोर्टर, मतलब पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। जैसे रिवर्स होती है, वहाँ पे वाटर होता है, तो हम कुछ भी डालते हैं उसमें तो वो कहीं का कहीं फ्लो होके चला जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड ही ब्लड है। सो जो सारी जगह ब्लड है वो हेल्प क्या कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, हर जहाँ पे उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो उसको पहुँचा रहा है ना।
दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। जब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल में पास हो जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया उसने सारे न्यूट्रिएंट्स को। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ विली लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, और सिंगुलर में इसको विलस कहते हैं। एक मतलब एक है तो विलस, और थाउजेंड है तो विलाई, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में इसको विलाई कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हो कि विलाई क्या रोल प्ले करता होगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अभी जो विलाई है वो क्या कर रहा है? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब सोचो, जब जो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होगा तभी तो अच्छा रहेगा ना हमारे उसके लिए। सो इसीलिए जो विलय है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड क्यों बोला है बच्चा? क्योंकि यहाँ पे स्टमक से जो फूड है ना वो डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए डाइजेस्टेड फूड बोला गया है, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेस्टेड फूड आ गया उसके अंदर, जो भी डाइजेस्टेड फूड आ गया मतलब सिंपलर वंस में टूट के आ गया वो फूड जो कॉम्प्लेक्स था। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं फूड के, वो क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा थ्रू विलाई, है ना, थ्रू विलाई, थ्रू उसमें ब्लड वेसल्स में चल जाएंगे, फिर ब्लड में चल जाएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड रिसीव हो रहा है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर विलस में क्या है? एक नेटवर्क है, थिन यानी कि पतला सा, और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो उसको क्या कर रही है? सरफेस को बंद कर रही हैं, उसके सरफेस के मतलब पास है, ठीक है, बंद नहीं कर रही उसको, उसकी जो ब्लड वेसल्स उसके सरफेस के पास है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये जो सरफेस है विलाई का वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है सारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as। so यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जो भी आपका एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स में क्या है? ब्लड है, और ब्लड क्या है हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही है जो पूरी बॉडी में हमारा फैला हुआ है और सारे न्यूट्रिएंट्स को वो हेल्प कर रहा है फ्लो करने में, ठीक है, रिक्वायर्ड उसमें ले जाने में, पार्ट्स में बॉडी के। सो ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के, और ये यूज़ के मतलब जहाँ पे वो क्या यूज़ किया जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की तरह, सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है बॉडी में, है ना। सो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी बॉडी के, तो जहाँ जिसको जो पार्ट की जिसको जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड है जिस पार्ट को, वहीं पे वो जा पा रहा है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज। अब सेल्स में क्या होता है? सेल्स आपने पढ़ा है ना, सेल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिटी होती है सेल हमारी। सो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है ये व्हाट इज सेल, ठीक है। सेल में क्या होता है? ग्लूकोज होता है जो टूट जाता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प में। हर सेल में ऑफ कोर्स ऑक्सीजन होगा, है ना भाई। ऑक्सीजन क्या करेगा? इस जो सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको तोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, और एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाएगी। और एनर्जी रिलीज़ होती है तभी तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम थक जाते हैं ना बोल बोल के और कुछ काम कर करके, सो इसलिए एनर्जी रिलीज़ होती है। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड है बॉडी के द्वारा, स्टमक के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और जो अनएब्जॉर्ब है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब नहीं करा है, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। समझ लेना, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो बिगिन कहाँ पे हुआ? बकल कैविटी में। बिगिन, मैं ऐसे पूरा नहीं लिख पाऊंगी बट हाँ, बिगिन कहाँ पे हुआ? बकल कैविटी में, ठीक है, मतलब कि माउथ में। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, माउथ में। और कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है डाइजेशन का प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पे तो कहाँ जा रहा है? सारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड जा रहा है, ठीक है। डाइजेशन तो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। देन योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या? वाइडर है, चौड़ा है, पर लेकिन छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था?
अराउंड 7.5 मीटर था ना, और सबसे ज़्यादा वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट्स अबाउट 1.5, ये केवल 1.5 मीटर है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को और कुछ सॉल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड से। जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी सॉल्ट्स हैं उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। अब ये जो बचा हुआ जो भी फूड का वो मतलब वेस्ट है, फूड तो नहीं बचा, वो वेस्ट जो बचा है, ठीक है, क्योंकि जो भी सॉल्ट्स उसमें से भी सॉल्ट्स जो हैं एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब जो वेस्ट बचा है वो क्या हो जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा और फिर वहाँ पे कैसा रहेगा, एक सेमी सॉलिड फेकिस की तरह, ठीक है। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। अभी जो फेकल मैटर है वो क्या बन जाएगा, स्टूल बन जाएगा, मतलब पॉटी, ठीक है, वो बन जाएगा और वो बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाएगा टाइम टू टाइम पे। इसको क्या कहेंगे, इजेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब यहाँ से एनिमल्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने ह्यूमन्स में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में कि डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। अब बात की जा रही है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास खाते हैं उन एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने ऑब्जर्व करा है काउ, बफेलो और अदर जो दूसरे एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं, वो कंटिन्यूस मतलब लगातार च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं अपने माउथ को, है ना, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो खाना नहीं खा रहे तब भी, है ना, उनके मुंह में कुछ है नहीं, मतलब है नहीं, वो तो आपको कैसे पता होगा, बट लेकिन वो हमने कुछ उन्हें फूड वूड नहीं दिया है, उनके मुंह में कुछ नहीं है, तब भी वो च्यू करे जा रहे हैं कंटिन्यूस। क्या आपने ऑब्जर्व करा है ऐसा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Actual में होता क्या है ना, वो आपने देखा होगा, चलो ग्रास का तो आपने शायद देखा नहीं है, पता नहीं, बट लेकिन हाँ आपने चपाती देखा होगा। जब भी हम काऊ को चपाती देते हैं तो चपाती फिर भी साइज में बड़ी होती है ना, हम उसको बाइट करके खाते हैं, बट काऊ उसको एकदम से जल्दी से स्वेलो कर लेती है, एक बारी में पूरी चपाती को स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है ना। जैसे कि ग्रास वगैरह है, चपाती है, मैं आपको चपाती के एग्जांपल से देख रही हूँ क्योंकि आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो हम जैसे उसको चपाती देते हैं ना, सो एकदम से स्वेलो कर लेती है, उसको निगल लेती है पूरी। फिर जैसे ग्रास हो या चपाती कुछ भी हो, उसको क्या कर लेती है, वो स्टोर कर लेती है अपने एक स्टमक में। उसके एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं र्यूमेन। र्यूमेन में वो क्या कर लेती है, उसको स्टोर करके रख लेती है, जमा करके रख लेती है। हेयर द फूड गेट्स, अब इसको पढ़ेंगे, बट हाँ ये समझ लो कि जैसी वो फटाफट स्वेलो कर लेगी, है ना, उसने तो अभी सिर्फ निगला है, उसको खाया, डाइजेशन सब बात की बात है, पर लेकिन वो उसको कहाँ ले जाएगी, अपने कहाँ पे स्टोर करके रख लेगी, स्टमक के पार्ट में, जिसे क्या कहते हैं, र्यूमेन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अभी, पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, डायरिया। डायरिया क्या होता है? Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently. कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके साथ हुआ होगा कि जो वाटरी स्टूल, मतलब स्टूल आपको बताया मैंने क्या होता है, पॉटी। सो कभी कभी क्या होता है, वाटरी स्टूल होता है लूज मोशन, जब लूज मोशन लग जाता है लगातार, है ना, लूज मोशन होते रहते हैं बार बार, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। इट मे कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। ये किसकी वजह से होता है, कोई स्टमक इन्फेक्शन हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई, है ना, या फिर इनडाइजेशन हो गया, आपका फूड जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, ये इंडिया में बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और किसमें, पर्टिकुलर अमंग चिल्ड्रन के बीच में, बच्चों के बीच में ये ज़्यादा कॉमन है। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। कुछ सीवियर कंडीशंस में क्या हो सकता है, फैटल मतलब डेंजरस भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि क्या होता है, इसमें आपका वाटरी स्टूल जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो रहा है आपका वाटर का, और बॉडी से कुछ सॉल्ट्स जा रहे हैं। सो एक्सेसिव लॉस मतलब आप, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होती है डायरिया में, तो क्या हो रहा है ना, बार बार आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर और सॉल्ट्स जो हैं वो लॉस हो रही हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर आवर डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट should be given plenty of boiled and cooled
वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। अब डॉक्टर से कंसल्ट करने से भी पहले पेशेंट को, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उस पेशेंट को क्या देना है, बहुत सारा भारी मात्रा में आपको पानी देना है। कैसा पानी देना है, बॉईल करना है पहले इस वाटर को, सो दैट उसकी जितनी भी वाटर में इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उड़ जाएंगी, इवेपोरेट होके ख़त्म हो जाएंगी, और जो आपको वाटर है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, है ना। लाइट भी हो जाता है वाटर, जब आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती है तो लाइट हो जाएगा, सो दैट वो ईजिली उसको डाइजेस्ट कर सकता है वाटर को, ठीक है। और फिर उस बॉइल्ड वाटर को क्या करना है, ठंडा करना है, और उसमें फिर पिंच मतलब चुटकी भर नमक डालना है, शुगर डालनी है, चीनी डालनी है, उसके अंदर उसको घोल लेना है उस सॉल्यूशन को। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। आपने देखा होगा या शायद ना भी देखा हो, ORS के पाउडर के पैकेट्स आते हैं मार्केट में जो डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में होते हैं, आपको बस वाटर में उसको घोलना होता है, उसको पी लेना होता है, ठीक है। बट लेकिन होना कैसे चाहिए, बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, तब उसको ठंडा करके यूज़ किया जाता है, बट सो दैट बॉइल्ड वाटर सारी इम्प्योरिटीज उसकी ख़त्म हो जाए। अब हमने यहाँ पे कहाँ छोड़ा था, हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। पार्शली का मतलब मैंने बताया नॉट कम्प्लीटली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन में फूड जो है आधा कम्प्लीटली पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको क्या कहेंगे, कट। कट की फॉर्म में वो वहाँ पे है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। और बाद में क्या होता है, वो जो कर्ड है ना वो माउथ में आ जाता है उस एनिमल के स्मॉल लम्प्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर वो एनिमल उसको च्यू करता रहता है, चबाता रहता है ना, फिर उसको तोड़ के फिर उसकी डाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। अभी जो ग्रास वो खाते हैं एनिमल्स वो रिच होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैटल, डियर, इन सब में क्या होता है, रूमिनेंट जो बैक्टीरिया है वो रूमिन के अंदर है ना, स्टमक का एक पार्ट है जहाँ पर उनका फूड स्टोर होता है, वहाँ पे क्या होता है ना, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन करने में सेल्यूलोज को। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर लो, क्या नहीं कर सकते, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, क्योंकि हमारे पास कोई ह्यूमन नहीं है, कोई ह्यूमन है बैक्टीरिया नहीं है। सो और डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये भी एक, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, ठीक है। ये देख लेते हैं। पहली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इट इन। सो पहले जानना चाहते हैं कि एनिमल्स क्यों एक बारी में फूड को चबा के खा नहीं लेते जब उनको हम देते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये रूमेन में स्टोर कर लेते हैं फिर बाद में उसको खाते हैं, ठीक है। भूजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल डू। और ये भूजो जानना चाहता है कि हम सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते जैसे कैटल करती है, क्योंकि हमारे पास कोई ह्यूमन नहीं है, कोई मतलब बेसिकली कोई बैक्टीरिया नहीं है ना, उनके लिए तो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होता है। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum. अब एनिमल जैसे कि हॉर्सेस, रैबिट, ये सब में क्या होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको केकम बोलते हैं, बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस किस के बीच में होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। और ये जो सेल्यूलोज, देखो इसका आंसर दिया, सॉरी एक सेकंड, इसका आंसर दिया हुआ है भूजो का कि ये जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज होता है जो फूड में, वो डाइजेस्ट किया जा सकता है कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन से, मतलब उसकी वजह से ही जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट हो सकता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से हम वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. So far मतलब अब तक ने पढ़ा कि एनिमल जो कि जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट कुछ ऐसे भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है इनटेक करने के लिए फूड को, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, सब तो ये फिर कैसे इनटेक करते होंगे फूड को, एक्वायर करते होंगे और डाइजेस्ट करते होंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या करते होंगे,
ठीक है। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, और इस नीचे वाले सेक्शन में जो बिलो है इसमें आप पढ़ोगे सीखोगे कि एक अलग तरीका फूड को इनटेक करने का। ठीक है, ये आपकी ये पिक्चर है इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट काउ की, जैसे कि इसने ग्रास ली है, ये इसकी ईसोफेगस है, राइट। ये इसका रूमेन है जहाँ पे स्टोर करके रखेगी कट के फॉर्म में। इसकी ईसोफेगस व्हिच आई हैव टोल्ड यू food pipe. This is whole, it is stomach. This is cecum between esophagus and small intestine. This is the large intestine. Okay. Now talking about this feeding and digestion in amoeba. अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी इरेगुलर शेप होती है, मतलब फिक्स शेप नहीं होती। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक मतलब हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो इतना छोटा है कि वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिख सकता है। सिंगल सेल का हो या यूनिसेलुलर का, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, मतलब होता है कि सिर्फ एक ही सेल है इसके। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर, हमारे बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा जो कहाँ पे मिलता है, पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अमीबा में क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंडेड और डेंस न्यूक्लियस, मतलब बहुत गहरा है ना, ऐसे ऐसे करके उसका न्यूक्लियस है। एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और बहुत सारी उसमें छोटी छोटी बबल लाइक वैक्यूल्स भी हैं। ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया उसकी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, फिक्स नहीं होती, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टेंटली लगातार अपनी पोजीशन शेप को चेंज करती रहता है ना अमीबा। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। अब ये क्या करता है, बाहर की तरफ अपना एक जो है पुश कर लेता है बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, या फिर इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये क्या है, इसका सूडोपोडिया है। जूम करके दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा, देखो ये जो पार्ट है, दिस इज द सूडोपोडिया, जहाँ से ये क्या फूड पार्टिकल इंजेक्शन हो रहा है, देन दिस इज सूडोपोडियम। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से फूड जा रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस। एंड दिस इज इरेगुलर शेप, कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी ऐसे ऐसे बना लो, है ना, मतलब ऐसे ऐसे बना लो, कैसी भी शेप आप बना सकते हो। और ये दोनों क्या है, फूड वैक्यूल, मतलब फूड आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, देन यहाँ गया हेयर, एंड देन फिर वो जो इजेस्टेड वेस्ट, मतलब जो बाहर की तरफ जो अनयूज और अनडाइजेस्टेड था वो बाहर की तरफ निकल गया। दिस इज अमीबा। ओके, आगे चलते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, फीड करता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब भी ये फूड को सेंस करता है, दिखता है इसको, जब इसको पता चलता है कि आसपास इसके फूड है, तो ये क्या करता है, उन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से फीड करता है। ठीक है, उसमें अपना खाना ले लेता है। इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट। वो क्या करता है, अपना बाहर की तरफ सूडोपोडिया निकालता है, फूड पार्टिकल को फिर एनगल्फ कर लेता है, यानी कि ट्रैप कर लेता है, अंदर की साइड ले लेता है अपनी बॉडी के। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और वो क्या कर लेता है, अपने फूड को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब, और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है जो ये क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज, जैसे कि हम ह्यूमन्स, एनिमल्स, ये सब क्या करते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है हमें, क्यों, अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, और रिपेयर के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के तो नहीं, बट हाँ, मतलब ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए सब कुछ। तो ऐसे ही ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है, अमीबा क्या करता है, अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बॉडी को, और मल्टीप्लिकेशन, मतलब अभी एक अमीबा है, फिर 2 हो जाएंगे, ठीक है, फिर 3 हो जाएंगे, एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी उसको नंबरिंग को बढ़ाने के लिए ये यूज़ करता है एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द
वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू मतलब बचा हुआ फूड जो है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसकी बॉडी के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा वैक्यूल के द्वारा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल एनिमल्स। जो ये जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का फूड के और फिर एनर्जी रिलीज होगी, ये सारे एनिमल्स में सेम रहता है कि पहले डाइजेशन होगा फूड का और फिर एनर्जी रिलीज होगी। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various parts of the body. आने वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रही है और फिर उसको कैसे वेरियस पार्ट्स में मतलब अलग अलग जगह पे बॉडी के उसको भेज रही है। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, buccal cavity, canine, cellulose, digestion, egestion, fatty acids, food vacuole, gallbladder, glycerol, incisor, ingestion, liver, milk, molar, permanent teeth, esophagus, pancreas, premolar, pseudopodia, rumen, ruminant, rumination, villi, salivary gland, saliva। ठीक है, ये सब मैंने चैप्टर में आपको अच्छे से बता दिया है, इन सब का मतलब। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से देखा होगा। एक बार ये देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन वर्ड में, एमसीक्यू में, और ये आपको हेल्प करते हैं पूरे चैप्टर को एक बार रिकॉल करने में। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है ना, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे फूड को इनटेक कर रहे हैं और फिर उसको बॉडी कैसे उसको यूटिलाइज कर रही है। The human's digestive system consists of alimentary canal and secretory glands. Human digestive system में क्या आ जाते हैं, alimentary canal जो आपके वो थे ना 6 कंपार्टमेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो, और secretory glands जो आपने 3 पढ़े थे, salivary gland, pancreas and liver। ठीक है, it consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and anus. The main digestive glands which secrete digestive juices are salivary gland, liver and pancreas। ये रहे आपके सिक्रीटरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक है, जो आपने देखा था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि पैप्सिन, वो कौन सिक्रीट कर रहा है, स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करती है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को। मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मोड है फीड करने का वो अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। ये 5 आपके बेसिक वो हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसके वो बताए गए हैं कि क्या क्या होता है न्यूट्रिशन में। इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। सब मैं अभी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम रिकॉल कर रहे हैं डीपली, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिनस इन दी बकल कैविटी। जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो बिगिन हो जाता है बकल कैविटी में। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक, बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर, है ना। स्टोर कहाँ होता है बाइल जूस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम इंटेस्टिनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो पैनक्रियाटिक जूस हैं जो पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं, और जो डाइजेस्टिव जूस जो इंटेस्टिनल वॉल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीट करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होता है फूड की उसकी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड वेसल्स में। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसमें जो ब्लड है उसके थ्रू अलग अलग पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। वाटर एंड सब सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर और कुछ सॉल्ट्स कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, किससे करता है, अनडाइजेस्टेड फूड से, याद रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में सारा अनडाइजेस्टेड फूड ही जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब रेसिड्यू आर एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी एंड एज फेकिस थ्रू एनस। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो भी रेसिड्यू है, बचा कुचा है, मतलब वो सारा का सारा एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा बॉडी से एज फेकिस एनस के थ्रू, है ना, स्टूल की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, ग्रेजिंग मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं,
है ना। वो क्या खाते, मतलब जैसे कि जैसे कि काउ, बफेलो, डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स, इनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ये भी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। दे क्विकली इंजेस्ट स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन दी रूमिनेंट, और ये क्या करते हैं, जल्दी से इंजेस्ट करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, और उसको फिर जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं जो भी उनका लीफी फूड होता है उसको, और फिर कहाँ स्टोर करते हैं, रूमिन में। लेटर द फूड रिटर्न्स टू माउथ एंड द एनिमल च्यू इट पीसफुली, और बाद में वो क्या हो जाता है, स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में उनके माउथ में आ जाता है, उसको वो बार बार च्यू करते रहते हैं, एनिमल उसको पीसफुली मतलब शांति से उसको आराम से च्यू करते रहते हैं ना, जब भी उसका कंटिन्यूस मूव चलता रहता है इन एनिमल्स का, ग्रेजिंग एनिमल्स का। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सूडोपोडिया, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा इंजेस्ट करता है अपने फूड को किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट की हेल्प से, और जो फूड है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, फूड वैक्यूल के द्वारा, मतलब फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो जाता है। यहीं पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स और फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, आपको समझ आया हो, सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर 1 जो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, और उसका भी मुझे एक्सपीरियंस बताना आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक